हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी ने जैसा कि देख लिया है, क्लास 11th में केमिस्ट्री हमारा परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, जिसमें अभी तक हमारे जो है कितने सेशंस हो चुके हैं, 3-4 सेशंस हो चुके हैं। आज हम चौथा सेशंस करने जा रहे हैं और आज के हमारे सेशंस में साथियों हम पढ़ने वाले हैं, आज के सीधे टॉपिक पे आता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ, है ना। तो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम? प्रोटॉन के जो है लक्षण पढ़ने वाले हैं। तो मैंने साथियों आप लोगों को एक प्रैक्टिकल बताया था, उसमें कहा था कि वो जो निर्वात नली है उसमें कैथोड और एनोड से कुछ किरणें निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग गैस का यूज करते हैं हम तो उसमें अलग अलग धनात्मक कण मिलते हैं हमें, नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं तब हमें एक धनात्मक कण मिलता है, और जो धनात्मक कण मिलता है, पॉजिटिव कण जो मिलता है, हम उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, उसी कण को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। और क्योंकि साथियों जो हाइड्रोजन से जो प्रोटॉन निकलता है उसका जो द्रव्यमान रहता है वो सबसे कम रहता है, इसीलिए हमने उसे प्रोटॉन नाम दिया। प्रोटॉन को 1:1 के रेशो में दर्शाया जाता है। मैंने कहा था आप लोगों को कि जब कोई भी पर्टिकुलर ऐसा तत्व है, उसके यहाँ पर पैरों में क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा, और यहाँ पर क्या होगा? परमाणु भार होगा। तो ध्यान रखना साथियों, जो हमारी हाइड्रोजन रहती है उसका एक ही परमाणु क्रमांक रहता है, परमाणु भार भी एक रहता है। तो ये कैसे संभव है? यह ऐसे संभव है कि जो हमारा हाइड्रोजन रहता है उसके नाभिक में, क्या उसके नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है या नहीं? तो हम कहते हैं उसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, केवल और क्या पाया जाता है? प्रोटॉन ही पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब मैंने आप लोगों को इनके प्राइमरी जो है पढ़ाए थे मैंने कि मूल कण क्या है, उसमें मैंने पढ़ाया था कि प्रोटॉन पर 1.67 × 10⁻24 ग्राम में बात करता हूँ तो -24, और केजी में बात करूँगा तो मैं कहूँगा -27 जो है द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन पर अगर मैं आवेश की बात करता हूँ तो आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका हूँ 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है ना। यहाँ से आप लोगों का प्रोटॉन के लक्षण खत्म हो चुके हैं। इससे पहले मैंने न्यूट्रॉन के लक्षण भी इलेक्ट्रॉन के लक्षण भी खत्म कर दिए थे। अगर साथियों आपको मेरी क्लास अच्छी लगती हो ना तो लाइक्स करें या ना करें, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उससे क्या है उन लोगों को भी बेनिफिट मिल जाए। मैं कहता हूँ ना कि जब तक स्टडी विद जीनियस आप लोगों को कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। देखिए, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन। अब देखो साथियों, इसमें लिखा है आयन। अब आयन लिखा है तो ऐसे आयन जिनमें क्या है, जिनमें की ध्यान रखना, जिनमें आयन अवस्था में, कौन सी अवस्था में? आयन अवस्था में क्या हो? देखो क्या है? आयन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो। हम उसे क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक आयंस कहते हैं, है ना, ऐसे तत्व। अब मैं आप लोगों को उदाहरण बताना हूँ, जैसे कि पोटेशियम प्लस, है ना, और कैल्शियम 2+। अब देखो ये इसमें भी ये भी क्या है? पोटेशियम प्लस भी आयनिक यौगिक है, जो है ना, आयनिक है ना, आयनिक है, और ये कैल्शियम भी आयनिक है। लेकिन इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं तो इसमें भी कितने? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। सॉरी, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी कितने? 18 इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम 2+ पर पोटेशियम 1+ हमारे क्या हो गए? सम इलेक्ट्रॉनिक आयंस हो गए, जैसा कि यहाँ पर क्लियर है ना। कैल्शियम प्लस पोटेशियम प्लस पर कैल्शियम 2+, ये दोनों में 18 जो है इलेक्ट्रॉन से, तो ये दोनों क्या हो गए? हमारे सम इलेक्ट्रॉनिक आयंस हो गए। इसके साथ साथ इस श्रेणी में कुछ और भी गैसें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। क्या है? देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ, नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है साथियों? नाइट्रोजन के बाद आएगा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आता है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आता है सोडियम। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम के बाद मैंने ले लिया एल्यूमिनियम। ठीक है, ये नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, ऑक्सीजन 2 ले ले, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले ले,
सोडियम 2 त्याग दे, सॉरी 1 त्याग दे, मैग्नीशियम 2 प्लस कर दे, है ना, और एल्यूमिनियम 3 प्लस कर दे, तो ऐसी स्थिति में ये सारे जो हमारे तत्व होंगे, ये सारे जो तत्व होंगे, ये क्या कहेंगे, सब सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो 10, इसमें बात करता हूँ तो 10, इसमें 10, इसमें 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक आयंस हो जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, हमारे सारे सम इलेक्ट्रॉनिक आयंस हो जाएंगे। ठीक है साथियों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं साथियों क्वांटम संख्या की। तो क्या होता है साथियों, मैं एक दूसरे पेज पे आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या होता है साथियों, जब से हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इस नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं होती है, और उन कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है भ्रमण करते हैं। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहे हैं, है ना, तो 1 2 3 4, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया हमारा नाभिक। ठीक है, अब नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं हैं, तो इन कक्षाओं को, ये सारी जो कक्षाएं हैं जिनमें नंबर डाल रहा हूं मैं 1 2 3 4 और ये 5, ये कक्षाएं कहलाती साथियों मुख्य कक्षाएं, मुख्य क्वांटम संख्या। ये मुख्य क्वांटम संख्या किसे प्रदर्शित करती है, ये करती है कोश को, कोश को। ठीक है, अब ये जो कोश होते हैं हम इसे डिनोटेड एन से करते हैं, और ये क्या है, एल एम सॉरी के एल एम एन, इस तरह से इनका जो है नामकरण होता है। अब मैंने बता दिया कि यार ये एक गली है, लेकिन इस गली में कई सारे घर भी तो होंगे, तो ये जो एक कक्षा रहती है, इन कक्षाओं के फर्दर कोश के अंदर, जैसे के है तो के के अंदर फिर कोश के अंदर क्या होंगे, उपकोश, या क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे, हम उसे कहेंगे सब ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, सब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल कहेंगे। कोश है, कोश के अंदर फिर उपकोश कहें, इसी उपकोश को हम कहते हैं द्विअंशी क्वांटम संख्या। ये जो द्विअंशी क्वांटम संख्या होती है साथियों, हम इसे एल से प्रदर्शित करते हैं, और ये एल जो होता है हमारा, ये एन के मान पर निर्भर करता है। वो कैसे करता है कि एल बराबर होता है n-1। अब जब एल का मैं पहली कक्षा में रखता हूं तो एल का मान कितना आ जाएगा, 0। जब एल का मान 0 आता है तो हम उसे कहते हैं एस ऑर्बिटल। जब एल के 2 मान आते हैं 0 और 1, ऐसे को कहेंगे एस और पी मान, है ना। मैं एक टेबल बनवा दूंगा आप लोगों को, एल की वैल्यू 0 1 2 3 और साथ साथ क्या है 4, तो ये हो जाएगा एस पी डी एफ और जी। ठीक है, इस तरह से जो है इनके नामकरण। अब मैंने आपसे कह दिया कि हम एक गली मोहल्ले में गए, हमने उस गली मोहल्ले में कई घर पाए। देखो, जैसे हम गली में गए, पहली गली में गए, गली में फिर हमें घर मिला, एक घर मिले, दूसरी गली में 2 घर मिले, लेकिन इन गलियों में भी तो कुछ लोग रह रहे होंगे ना। अब जो लोग रह रहे हैं हम उसे कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या कहेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और साथियों ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या रहती है इसे n से डिनोटेट करते हैं। इसकी वैल्यू -L से +L तक रहती है। अब -L से +L तक रहती है सर, तो हमारा ये कहना है कि जो 0 होगा उसमें क्या होगा, अरे उसमें केवल एक ही रहेगी 0। फिर आपके मन में प्रश्न आया कि सर मान लो L जो है मेरा P कक्षक के लिए 1 है, तो कितना रहेगा। तो मैंने फिर से आपसे बोल दिया कि वो रहेगा -1 0 +1 रहेगा।
फिर आपने बोला कि सर डी के लिए क्या रहेगा ये, तो मैंने कहा डी कितने नंबर पर है, बोले 2 नंबर पर है, तो डी 2 नंबर पे है, तो एल की वैल्यू कितनी है 2, तो मैं क्या लिखूंगा एम लिखूंगा मैं -2 -1 0 +1 +2। अरे ये और इजी बात है। हमने कहा ये जो 0 है, ये जो क्वांटम संख्या है, इसके अंदर फिर से एक और है लोचा। हमने कहा क्या लोचा है, हमने कहा इस लोचे में ये है कि ये एक घर तो है, लेकिन इसमें क्या रहता है, 2 परिवार रहते हैं, 2 जने, तो ये हो गए 2 जने, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब हम इसे कहेंगे माइनस, इसे कहेंगे +1/2, और जो नीचे आ रहा है इसे कहेंगे हम -1/2। अरे ये और लोचे वाली बात हो गई। तो ये हो गए हमारे सबसे जो किसी एक ऑर्बिट की एक कक्षक में, और साथियों ध्यान रखना ये क्वांटम संख्या ही हमारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते कक्षक। क्या है, कोश, उपकोश, उपकोश में ये हो गए हमारे कक्षक, और कक्षक के अंदर ये हो गए हमारे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। क्या कहेंगे हम इसे, चक्रण क्वांटम संख्या कहेंगे। साथियों मैंने इसी एक ही डायग्राम के माध्यम से आपको क्वांटम संख्याएं बिल्कुल 0 लेवल से अच्छे तरह से पढ़ा दिया। अब किसी प्रकार का डाउट रहा नहीं होगा। जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट है वो क्या करना, वो जो है थोड़ा सा वीडियो रोक के एक बार और देख लेना। तो ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करे हम उसे क्या कहेंगे, क्वांटम संख्या कहेंगे। अब ये 4 तरह की होगी। एक होगी हमारी मुख्य क्वांटम संख्या जिसे n से प्रदर्शित करेंगे, द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसे l से प्रदर्शित करेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे हम m से प्रदर्शित करेंगे, और चक्रण क्वांटम संख्या जिसे हम s से प्रदर्शित करेंगे। अब बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या की। तो ये जो मैं नोटिस करवा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, ये नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि इनसे ये प्रश्न है। ये इलेक्ट्रॉनों की किस चीज को प्रदर्शित करता है, ध्यान रखना, ये मुख्य कोश को जो है प्रदर्शित करता है। और ध्यान रखना साथियों, हम जो ये मुख्य कोश कहते हैं, हमने जिन्हें मुख्य कोश कहा है, हम इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर, क्योंकि सबकी अलग अलग ऊर्जा है, हम इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, इससे क्या होगा, इसकी सहायता से नाभिक की इलेक्ट्रॉन से औसत दूरी निकाल लेंगे हम। साथ साथ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के अर्ध के प्रभावी आयतन का निर्धारण किया जा सकता है। और ध्यान रखना कि इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर हम मुख्य क्वांटम संख्या को ही 0 कर देंगे, मतलब जब हम गली ही शो नहीं करेंगे तो इसके बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा। ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे रहती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो रहती है साथियों, वो हमेशा रहती है 2n² के रेशो में। अगर मैं पहले की बात करता हूं तो केले में कितने रहेंगे, 2। दूसरे की बात करता हूं तो 2 का स्क्वायर 2 और 4 8। फिर तीसरे की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 और 2 36। इस तरह से, ठीक है। ये हो गई मुख्य क्वांटम संख्या। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होती साथियों, ये L से प्रदर्शित होती है, और ये किसको प्रदर्शित करती है, वो कोश को प्रदर्शित कर रही थी, ये किसको करेगी, ये उपकोश को प्रदर्शित करेगी। और इसके अंदर क्या फिनोमिना लेंगे हम, कोणीय संवेग, उपकोशों की आकृति, किसी भी कोश में उपस्थित उपकोशों की संख्या का निर्धारण L के ही मान से होगा। किसी n के लिए L का मान 0 से लेकर n-1 तक होगा, 0 से लेकर n-1 तक होगा। और इसके अधिकतम मान कितने हो सकते हैं, 4 1 2 3 0, जो क्रमशः s p d f कक्षक को प्रदर्शित करेंगे। किसको प्रदर्शित करेंगे, s p d f। अगर L की वैल्यू 0 है तो हम कहेंगे S, L की वैल्यू अगर 1 है तो P, L की वैल्यू अगर 2 है तो S P D, और L की वैल्यू अगर 3 है तो हम क्या कहेंगे, F कक्षक है हमारा।
अब मैं फर्दर इन कक्षकों में भी बताऊंगा कि इनकी जो है मैग्नेटिक्स क्या है, अर्थात ठीक है इनमें क्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या किस तरह से आएगी मैं अब बताता हूं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को साथियों एम से प्रदर्शित करते हैं। ये परमाणु स्पेक्ट्रम के स्रोत को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखाओं के अपघटन से अर्थात जीमन प्रभाव को दर्शाता है। अगर आपसे पूछता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको दर्शाता है तो जीमन प्रभाव को दर्शाता है। और ये क्या है, ये उपकोष में उपस्थित, ये लाइन ध्यान रखना, उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या है। इसे -L से +L तक लिया जाता है, वैसे मैंने आप लोगों को बता भी दिया था, तो ध्यान रखना किस तरह से। जैसे अगर मैं शो करता हूं कि L बराबर मेरा 0 है तो M बराबर क्या होगा, M बराबर होगा 0, ठीक है। M बराबर भी 0 होगा, 0 होगा अर्थात एक ही कोष के साथ एक ही ऑर्बिट होगा और वो क्या हो जाएगा S, क्योंकि L बराबर 0 S तो M बराबर। जब मैं L बराबर 1 प्रदर्शित करता हूं साथियों तो -1 0 +1, तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, ये हो गया मेरा p ऑर्बिट में 3 होंगे, -1 0 +1। जब मैं L बराबर क्या प्रदर्शित करता हूं, L बराबर मैं 2 प्रदर्शित करता हूं तो -2 -1 0 +1 +2, तो ये हो जाएगा मेरा। और L बराबर 2 किसको कहता हूं मैं, L बराबर 2, ये तो S, ये P और ये हो गया D, 1 2 3 4 5, ठीक है ओके। जब मैं L बराबर 3 पुटअप करता हूं तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, और ये 7 किस में होते हैं, S P D F, ठीक है। किस में होंगे, L बराबर 3 F में होंगे, ठीक है। ये यहां से आप लोगों को फिर से एक मरतबा फिर क्लियर हो गया इस तरह से मैंने जो है M और L में संबंध दर्शा दिया, ठीक है ओके। अब चलते हैं साथियों, चक्रण क्वांटम संख्या रहती है, हम S से प्रदर्शित करते हैं और इसके केवल 2 मान हैं। अगर ये ऊपर गया तो +1/2 और ये अगर नीचे आया तो -1/2 ही होता है, ठीक है ओके। ठीक है साथियों, अब जो है मैं आप लोगों को कोई भी एक तत्व लेता हूं या एक तत्व लेता हूं, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी क्वांटम संख्याओं को प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे, है ना। अब मैं एक क्वेश्चंस लेता हूं, है ना, उसके हिसाब से हम जो है उसकी क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करने का जो है प्रयास करेंगे, ठीक है। 2 अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स से हम जो है इसको करने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखना। अगर पहला, अगर आपको कोई भी सवाल इस तरह से दिया हो, इस तरह से, मैं 1 मिनट कोई सा सवाल उठा लेता हूं इससे बुक से, है ना। देखो, अगर आपको कहीं पर भी ऐसी वैल्यू दे रखी हो कि हमें क्या दे रखा हो, हमें दे रखा हो कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर कितना हो, 3 हो, तो कुल संख्या, कक्षकों की कुल संख्या हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, कक्षकों की कुल संख्या निकालनी है। जब n बराबर क्या है, 3 है, तो हम L की अगर वैल्यू निकालते हैं साथियों तो क्या हो जाएगा, n-1 तक। अब n-1 तक लेंगे तो एक तो हो गया 0, एक हो गया 1, एक हो गया 2, यानी 3 मान संभव है। ये हो गए मुख्य कक्ष, ये हो गए हमारे उपकोष, क्या हो गए, उपकोष हो गए,
अब ऐसी स्थिति में एल की वैल्यू 0 है तो एम निकालेंगे हम। अब एल की वैल्यू 0 के लिए एम हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा 1s, ठीक है, ए की एस हुआ। एल की वैल्यू 1 के लिए क्या हो जाएगा -1 0 + 1 पी। एल बराबर क्या हो जाएगा 2, तो एम बराबर हो जाएगा -2 -1 0 + 1 + 2 SPD। तो कौन कौन से कक्ष होंगे 1sp, ये 2 और ये 3, ठीक है, ओके। अब ऐसी स्थिति में कुल कक्षकों की संख्या अगर हम निकालते हैं तो कितनी आनी चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6 6 3 9, ठीक है। कुल कक्षकों की संख्या कितनी हो गई, ये तो हो गए 5, ये हो गए 3 8 और 1 हो गया ये, तो कुल कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल कक्षक हमारे कितने 1 + 3 + 5 = 9, ठीक है, ओके। आया समझ में, कुल कक्षक हमारे कितने हो गए 1 3 और 5 8 9, ठीक, ओके। तो यहाँ से साथियों हमारा जो है क्वांटम संख्या कंप्लीट होता है। अगले सेशंस में हम कक्ष और कक्षक में अंतर पढ़ेंगे, है ना, और आगे जो है इसको प्रोसीड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जो आप लोगों ने स्टडी विद जीनियस के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ अगर आपको सेशंस अच्छा लगा हो तो लाइक्स करके ही जाएं या ना करें, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।